सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ तन्वी। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में कोविड को लेकर अलर्ट जारी, सभी अस्पतालों में व्यवस्था बनाने के निर्देश। बाहरी राज्य के 2 मरीज ऋषिकेश में पाए गए। 25 मई को खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट। पहले दिन के लिए 4800 यात्रियों ने कराया रजिस्ट्रेशन। उत्तराखंड में जुलाई में जारी होगी पंचायत चुनाव की अधिसूचना। हरिद्वार को छोड़कर बाकी 12 जिलों में पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू। स्कूलों और शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति योजनाओं में गड़बड़ी। सचिव धीराज सिंह गर्ब्याल ने 90 से ज्यादा संस्थानों और स्कूलों में विस्तृत जांच के दिए आदेश। एक देश एक चुनाव पर समिति ने लिए सुझाव। उत्तराखंड से भी मांगी रिपोर्ट। एक साथ चुनाव होने पर देश को 5 लाख करोड़ का लाभ। पहाड़ों पर तेज बारिश और ओलावृष्टि की चेतावनी। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ होगी बरसात। मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और चलिए अब रुक करेंगे खबरों का, और खबरों की शुरुआत चमोली की खबर के साथ करते हैं, जहां हेमकुंड साहिब यात्रा का जत्था गोविंद घाट पहुंचा है। राज्यपाल और सीएम ने ऋषिकेश से जत्थे को रवाना किया। पंज प्यारों की अगुवाई में जत्थे का प्रस्थान हुआ। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं जहां हेमकुंड साहिब यात्रा का जत्था गोविंद घाट पहुंचा। राज्यपाल और सीएम ने ऋषिकेश से जत्थे को रवाना किया। पंज प्यारों की अगुवाई में जत्थे का प्रस्थान हुआ। घांघरिया में रुककर 25 को हेमकुंड पहुंचेंगे श्रद्धालु। इसके बाद आपको बता दें 24 मई की रात घांघरिया में विश्राम करेंगे यात्री, और 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड के कपाट खोलेंगे। चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, हेमकुंड साहिब यात्रा का जत्था गोविंद घाट पहुंचा। राज्यपाल और सीएम ने ऋषिकेश से जत्थे को रवाना किया। पंज प्यारों की अगुवाई में जत्थे का प्रस्थान हुआ। चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। घांघरिया में रुककर 25 मई को हेमकुंड पहुंचेंगे श्रद्धालु। आपको बता दें 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड के कपाट खोले जाएंगे। चमोली से अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, 24 मई की रात घांघरिया में यात्री विश्राम करेंगे, जिसके बाद 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड के कपाट खोलेंगे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अनिल राणा जुड़ चुके हैं। अनिल, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है कि राज्यपाल और सीएम ने ऋषिकेश से जत्थे को रवाना किया था, जो कि अब गोविंद घाट पहुंच चुका है, और 25 मई को श्रद्धालुओं के लिए यहां पर हेमकुंड साहिब के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। और क्या कुछ पूरी जानकारी है आपके पास? जी तन्वी, अपने दर्शकों को बताते चले हम, क्योंकि जो हेमकुंड साहिब की यात्रा है ये पूरे देश के लिए और विश्व के लोग यहाँ पे जो सिख धर्म के अनुयायी है ये कोने कोने से पहुंचते हैं। और चमोली जनपद के जो आप कह सकते हैं कि यहाँ पहुंचने के लिए कठिन चढ़ाई चढ़नी पड़ती है, लेकिन सिख आस्था होने के कारण जो सिख धर्म के अनुयायी है और साथ ही जो हिंदू धर्म का न्याय वो भी वहाँ पे, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर है, वहाँ पहुंचते हैं। और बताते चले कि ये 25 मई को इसके कपाट खुलने जा रहे हैं। और ऋषिकेश से, क्योंकि इसकी जो अगुवाई होती है वो पंच प्यारे वहाँ पहुंचते हैं, और मुख्यमंत्री जी और डॉक्टर सिंह धामी जी और जो राज्यपाल है वो इन्होंने झंडी दिखा करके इसको रवाना करते हैं। ज्यादातर क्या होता है कि मुख्यमंत्री जी या जो अन्य होते हैं वो करते हैं, वहाँ से झंडा दिखा करके ऋषिकेश से। उसके बाद यहाँ चमोली जनपद के जो गोविंद घाट कहते हैं उसको, गोविंद घाट से निकल के आगे, और उसके बाद क्योंकि वहाँ दुर्गम चढ़ाई है, बर्फ जमी हुई रहती है, इसलिए वहाँ पहुंचना इतना आसानी से नहीं है। और रास्ते को सेना के जवानों के द्वारा इस बार खुला गया है। आप देख सकते हैं कि जैसे विजुअल में देख सकते हैं कितनी बर्फ वहाँ पे जमी हुई है, और उसके कपाट कल खोले जाएंगे आम श्रद्धालुओं के लिए। और इस बीच वहाँ पे पूरी तैयारी की गई है। बीच में वहाँ पे जो पैदल जो पुल था रास्ते को टूटा था, उसका भी निर्माण कार्य किया गया है। यहाँ पे युद्ध स्तर पे निर्माण कार्य किया गया और यात्रा को सुगम बनाने का पूरा प्रयास जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और जो सरकार है, उत्तराखंड गवर्नमेंट है, वो इसको युद्ध स्तर पे करती है कि तीर्थ यात्री यहाँ पे पहुंचे देश के कोने कोने से। और
जो यात्रा है, क्योंकि पर्यटन से उत्तराखंड को बढ़ावा मिलता है, तो जो 4 धाम यात्रा है वो भी इस समय चरम सीमा पर अच्छे तरीके से चल रही है। पूरा उत्तराखंड सरकार इसमें जुटा हुआ जी तन्वी। ठीक है अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। और ये चमोली से खबर आपको बता रहे हैं, जहां 24 मई यानी आज रात घांगरिया में यात्री विश्राम करेंगे, जिसके बाद कल श्रद्धालुओं के लिए हेमकुंड के कपाट खोले जाएंगे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरिद्वार प्रेस क्लब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। कांग्रेस नेता वीरेंद्र रावत ने कहा कि उत्तराखंड में कानून व्यवस्था पूरी तरह ठप हो चुकी है। उन्होंने सल्ट, शांतर शाह और अंकिता भंडारी कांडों का जिक्र करते हुए भाजपा नेताओं की भूमिका पर सवाल उठाए और सरकार को कटघरे में खड़ा किया। वहीं महिला कांग्रेस की पूर्व जिला अध्यक्ष विमला पांडे ने वंदना कटारिया स्टेडियम का नाम बदलने की संभावनाओं पर भाजपा को चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि वंदना कटारिया उत्तराखंड की गौरव हैं और उनके नाम के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस नेताओं ने साफ किया कि यदि जरूरत पड़ी तो पार्टी आंदोलन से पीछे नहीं हटेगी। उनका आरोप है कि जब प्रदेश में मासूम बच्चियों के हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं, तब सरकार अवैध खनन में व्यस्त है। खनन का मामला आप लीजिए। खनन पर खुद इनके ही एमपी साहब, हरिद्वार के एमपी साहब ने जो है वीरेंद्र रावत जी ने सदन लोकसभा में इस बात को 2 बार उठाने का काम किया, लेकिन फिर भी उसके बावजूद जो है धड़ल्ले से अवैध खनन हो रहा है। और लेकिन खबर आ रही है सरकार ने फैसला वापस ले लिया है। नीतियों के खिलाफ है और हम चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी का एक नारा है, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और मुझे लगता है कि बेटियों को भाजपा से बचाने की जरूरत है। आज आप देखिए, चाहे उत्तर प्रदेश को लीजिए, चाहे उत्तराखंड को लीजिए, पिछले दिनों कई भाजपा के नेता जो है हमारी बेटियों के शोषण में लिप्त रहे। चाहे सल्ट की घटना हो, चाहे यहाँ सांतर शाह की घटना हो, वहां पर जो सांतर शाह में जो प्रधान है वो गिरफ्तार हुआ इसी बात पर। उनके द्वारा जो है एक दलित महिला का उत्पीड़न किया गया और बाद में उसको सामूहिक बलात्कार के बाद उसको मार दिया गया। आज तक उसको न्याय नहीं मिल पाया है। अंकिता भंडारी का केस ज्वलंत केस है, अभी भी उसको जो है न्याय नहीं मिल पाया है, जबकि लगभग 2 वर्ष होने जा रहे हैं इस बात को। तो जो प्रधानमंत्री जी का बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ अभियान है वो बिल्कुल ध्वस्त हो चुका है। अब ये लेटेस्ट घटना हरिद्वार की है, 4 साल की मासूम बच्ची के साथ बलात्कार होता है और उसका जो है बलात्कारी अभी तक पकड़ा नहीं गया है। कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। आप हरिद्वार में देखिए, पिछले साल जो है यहाँ ज्वेलर के यहाँ दिन दहाड़े लूट हो गई। तो इस तरह की जो जिले की और पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है वो ध्वस्त हो चुकी है। धामी जी जो है वो सिर्फ खनन में लगे। धाम श्रद्धालुओं का सैलाब लगातार उमड़ रहा है। यमुनोत्री, गंगोत्री जैसे स्थलों स्वास्थ्य के लिहाज से चुनौतीपूर्ण साबित हो रही है। अब तक 21 दिनों की इस यात्रा में 32 श्रद्धालुओं की मौत हो चुकी है, जिनमें सबसे ज्यादा मौतें केदारनाथ धाम में दर्ज की गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार उच्च हिमालयी क्षेत्र में ऑक्सीजन की कमी और हृदय संबंधित समस्याएं इसका मुख्य कारण है। बीकेटीसी केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने कहा कि प्रदेश सरकार हर तीर्थ यात्री का विशेष ध्यान रख रही है। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य किया गया है और स्वास्थ्य जांच की भी सख्ती से निगरानी हो रही है। प्रशासन श्रद्धालुओं से अपील कर रहा है कि वे स्वास्थ्य संबंधित सतर्कता बरतें और डॉक्टर की सलाह से ही यात्रा पर निकलें।
उस पर कार्रवाई हो गई, पर लेकिन आप लोग कोई होपलेस मत होना। पंजीकरण कराया और लगभग 11 लाख तीर्थयात्री आज तक जो है कि यहाँ पर दर्शन कर चुके हैं श्री बद्रीनाथ जी में और केदारनाथ जी में। सरकार उसको लेकर पूरी तरह से सजग है, क्योंकि मैंने जहाँ कहा कि आज ये पूरी भारत नहीं पूरी दुनिया की आरती, पूरी देश भर से पूरी दुनिया से यहाँ पर लोग दर्शन के लिए आते हैं। और आपने देखा कि हमारे प्रदेश की यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी ने जब चारों कपाट हमारे खुले थे, तो स्वयं उन कपाट जब खुलने के अवसर पर वो सभी जगह यमुनोत्री हमारा संकल्प है और जिसके लिए हम वचनबद्ध हैं कि सभी तीर्थयात्रियों को यहाँ पर जो है कि सरल, सहज और सुगम जो है हम की यात्रा को करेंगे। सभी तीर्थयात्रियों को जो है ठीक प्रकार से दर्शन हो। उत्तर प्रदेश में बर्ड फ्लू से एक बाघी की मौत के बाद उत्तराखंड में भी खतरे की आशंका को देखते हुए वन विभाग सतर्क हो गया है। नैनीताल और देहरादून चिड़ियाघरों के साथ साथ जिम कार्पेट और राजाजी टाइगर नेशनल पार्क को हाई अलर्ट पर रखा गया है। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सेंट्रल जू अथॉरिटी ऑफ इंडिया की गाइडलाइन के अनुसार प्रदेश में एसओपी जारी कर दी गई है। सभी संरक्षित क्षेत्रों में जानवरों को केवल ताजा मांस ही दिया जाएगा। संक्रमित या मृत पक्षियों का मांस देने पर पूरी तरह रोक है। अगर किसी जानवर में बर्ड फ्लू जैसे लक्षण दिखते हैं तो उसे अलग रखा जाएगा और सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजा जाएगा। वन विभाग ने संक्रमण से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर ली है और सभी संबंधित इकाइयों को सतर्क रहने के निर्देश भी दिए हैं। देखिए, सेंट्रल जू अथॉरिटी ने एक गाइडलाइन जारी की थी जिसमें जो ये इसको बर्ड फ्लू की जो आप बात कर रहे हैं इसको लेकर के गाइडलाइन जारी की गई थी कि अगर किसी तरह के कोई लक्षण दिखाई दिए तो, और एसओपी उसके हिसाब से हमने जारी की है, जिसमें अगर कहीं लक्षण दिखाई देते हैं, चाहे जू हो, चाहे हमारे रेस्क्यू सेंटर्स हों, चाहे हमारे पार्क्स हों, इसमें एक तो ये तय किया गया है कि जो खाना हम जानवरों को देते हैं जू में, उस खाने में फ्रेश मीट ही इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि मरा हुआ में अगर कोई जानवर बर्ड फ्लू से मरा है उसका जो अगर मिल जाएगा तो कहीं ना कहीं इन्फेक्शन होने का खतरा है। कहीं कोई संभावनाएं दिखाई दे कि किसी बाग को थोड़ा बहुत संभावनाएं दिखाई देती है तो उसको अलग करके, और जो भोपाल में ICAR का ये एवियन इन्फ्लुएंजा इसका जो टेस्टिंग हुआ है उसको तत्काल वहाँ भेज करके उसकी जाँच करा लें। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। रामनगर विकासखंड के ग्राम जस्सा गांजा स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित जनता दरबार शिविर में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। कार्यक्रम में रामनगर विधायक दीवान सिंह बिष्ट समेत कई विभागों के अधिकारी मौजूद रहे, जबकि अनुपस्थित अधिकारियों पर डीएम ने कार्रवाई की चेतावनी दी है। शिविर में सड़क, पानी, बिजली, शिक्षा और अवैध खनन से जुड़ी समस्याएं सामने आई। कई शिकायतों का मौके पर समाधान कराया गया, जबकि शेष मामलों पर शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। डीएम ने शिक्षा व्यवस्था की गुणवत्ता पर चिंता जताते हुए राजस्व विभाग की टीम गठित करने की बात कही और खंड शिक्षा अधिकारी को फटकार लगाई। वहीं गर्मी को देखते हुए पेयजल संकट के निराकरण और मानसून से पहले आपदा प्रबंधन की तैयारी पर भी खास जोर दिया। पोस्टमार्टम के लिए ई-रिक्शा में शव ले जाने के मामले को गंभीर मानते हुए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को जांच और कार्रवाई के निर्देश भी दिए। जिलाधिकारी ने दोहराया कि जन समस्याओं की अनदेखी करने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाएंगे। ये हम लोग अभी सभी तहसीलों में एक एक जन सुनवाई शिविर बहुउद्देश्य लगा रहे हैं। उसमें पिछले सप्ताह बेलपड़ाव कालाढूंगी में कैंप लगा था, इस बार रामनगर जस्सा गांजा में कैंप लगा है। तो यहाँ जो समस्याएं होती हैं जनता की, बिजली, पानी, सड़क, सिंचाई, नलकूप इत्यादि से संबंधित, वो समस्याएं यहाँ भी रही हैं काफ़ी। और एक माइनिंग से रिलेटेड जो वाहन चलते हैं आबादी की रोड पर, उसकी समस्या भी प्रमुखता से गांव वालों ने रखी है। जो विभागीय अधिकारी यहाँ रहे सभी विभागों के, उनको हमने समाधान के लिए निर्देशित किया है। साथ में कुछ ऐसी छोटी छोटी समस्याएं थी जिनका मौके पर समाधान किया जा सकता था, उनका मौके पर भी समाधान किया है। तो जो समयबद्ध निस्तारण है वो हम लोग प्राथमिकता से इन समस्याओं का करवाएंगे विभागों से, और दोबारा इसका फॉलोअप भी हम लोग समीक्षा बैठकों के माध्यम से करेंगे। ज़्यादातर इन कैंपों के लगने से ये सुविधा होती है ग्रामीणों को कि गांव के बीच में ही सभी अधिकारी एक साथ मिल जाते हैं। तो जो भी समस्याएं रहती हैं छोटी छोटी विभिन्न विभागों से संबंधित, उनके लिए कार्यालयों में नहीं जाना पड़ता है।
तो उसको ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे और भी एरियाज़ में इस तरह के कैंप लगाते रहेंगे। मैम अगर बात करें शिक्षा विभाग की बहुत स्थिति देखने को मिली है, अधिकारियों की लापरवाही मिली है, किस प्रकार की कार्रवाई के निर्देश दिए? अभी खंड शिक्षा अधिकारी के संबंध में कुछ शिकायतें आई हैं जिस पर विभाग को जांच के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा कुछ विद्यालय में टीचर्स के स्थानांतरण को लेकर भी शिकायतें सामने आई, जिसमें ग्रामवासियों ने जो है मांग रखी कि हमारे टीचर को नहीं हटाया जाना चाहिए, तो उसको विभाग परीक्षण करेगा, उसमें कार्रवाई करेंगे। और कुछ विद्यालय ऐसे भी आए जिसमें बहुत टीचर्स बच्चे ज़्यादा हैं लेकिन टीचर कम हैं, तो उसमें टीचर की व्यवस्था भी विभाग के माध्यम से कराई जाए। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख ब्रेक से वापस आ चुके हैं। रुक करते हैं खबरों का। देश भर में एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर चर्चा चल रही है। भारतीय संसद द्वारा नियुक्त की गई संयुक्त संसदीय समिति द्वारा देश भर के प्रदेशों का दौरा कर सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से सुझाव ले रही है। इसी क्रम में उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी के साथ अन्य सदस्यों ने विपक्षी दलों से फीडबैक लिया। इस पर समिति का कहना है कि एक देश एक चुनाव देश की जरूरत है, क्योंकि अलग अलग समय में चुनाव होने से विकास कार्य बाधित होते हैं और काफी ज्यादा धन भी खर्च होता है। नगर निकाय चुनाव, ग्राम पंचायत चुनाव, विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव, ये सभी चुनाव ऐसे हैं जिनकी वजह से आचार संहिता लागू होती है और विकास का काम प्रभावित होते हैं, जो समय पर नहीं हो पाते। वहीं कांग्रेस ने एक देश एक चुनाव को लेकर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि ये एक जटिल सवाल है जिसके चलते बहुत सी चीज प्रभावित होगी। कांग्रेस ने कहा कि लोकतांत्रिक देश में अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग पार्टियां की सरकार होती है। अगर कहीं कोई सरकार गिर जाए या केंद्र की सरकार अस्थिर हो या गिर जाए तो ऐसी स्थिति में क्या 5 साल तक चुनाव नहीं होंगे? इसके अलावा और भी तमाम विषय कांग्रेस ने संयुक्त संसदीय समिति के समक्ष रखे। ये रिपोर्ट देखिए। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक राष्ट्र एक चुनाव के रूप में ऐतिहासिक कानून बनाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार अगर एक बार में चुनाव हो तो 12,000 करोड़ तक की बचत होगी। हजारों करोड़ों की इस धनराशि को देश में शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने में लगाया जा सकेगा। इसके साथ ही केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बेहतर समन्वय रहेगा तो सभी कार्य निश्चित समय पर पूरे हो जाएंगे। वहीं जब केंद्र और राज्यों में एक साथ चुनाव होंगे तो नीतिगत समन्वय बेहतर होगा, कार्यों में बाधाएं नहीं आएंगी और योजनाओं का समयबद्ध काम संभव होगा। इससे सुशासन और पारदर्शिता को बल मिलेगा और प्रशासनिक प्रक्रियाएं अधिक सुचारू रूप से चलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि जब लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो प्रवासी मतदाता भी अपने गृह राज्य जाकर मतदान करने के लिए प्रेरित होंगे। इससे लोकतंत्र की भागीदारी बढ़ेगी और जनता की सहभागिता को व्यवस्था अधिक जवाबदेह बनेगी। कि वन नेशन वन इलेक्शन के लिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी ने सबसे पहले देश में महाराष्ट्र और उत्तराखंड को अपनी स्टडी टूर के लिए चयन किया और हमें यहां आकर के लगा वास्तव में देवभूमि और वीर भूमि पे जिस हिसाब से एक सच्चे नागरिक के रूप में सभी लोगों ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए अपनी अपनी बात कही, ये बहुत ही अच्छा लगा। 1967 तक करीब 4 चुनाव 1951 से देश में चुनाव लोकसभा और विधानसभा के साथ साथ होते थे, लेकिन ये साइकिल 67 के बाद में कई कारणों से गड़बड़ा गई। उसके बाद में विभिन्न राजनीतिक दलों ने, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, और भी कोई राजनीतिक दल हो, उन्होंने 1984 से ये प्रयास किए लगातार। ये प्रयास कोई अभी शुरू नहीं हुए, तभी से प्रयास चल रहे हैं कि एक देश में एक चुनाव हो, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव अलग अलग नहीं हो। अलग अलग होने से देश पे कई तरह का आर्थिक बोझ के अलावा कई तरह की परेशानियां आती हैं। और जितने भी हमारे मेंबर जेपीसी के यहाँ पहुँचे हैं, मैं सभी का धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत ही महत्वपूर्ण देश के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों से लिखे जाने वाला जो निर्णय है, ये निर्णय हुआ है, इसमें जेपीसी बनी है, लोकसभा में बिल पेश हुआ है और पूरे देश के अंदर इसकी चर्चा चल रही है। कल से कमेटी यहाँ आई हुई है और कमेटी के सामने हमने राज्य में किस प्रकार से चुनाव में हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, कौन कौन से जो
जुलाई, अगस्त, सितंबर 4 माह हमारे लिए वर्षा काल वाले, आपदा काल वाले ऐसे माह का भी हमने जो है अपने राज्य की जो समस्या है उनको बताई है। और एक देश एक चुनाव होने से निश्चित रूप से बहुत बड़ा लाभ देश को भी होने वाला है। एक देश एक चुनाव के लिए संसदीय समिति उत्तराखंड दौरे पे है और कांग्रेस का 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जो है संसदीय समिति से मिला है। कांग्रेस पार्टी ने जो अपना विचार है उनसे साझा किया है। कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि ये एक बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि बहुदलीय लोकतंत्र में अगर जो है कभी कोई राज्य की सरकार गिरेगी, कभी केंद्र की सरकार अगर अस्थिर होगी तो फिर 5 साल तक जो है वो उसका क्या होगा। क्यों? वहीं बीजेपी का कहना है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में तैयार किया गया जो ड्राफ्ट लोकसभा में पेश किया गया वो बहुत ही गहन शोध और विश्लेषण के बाद तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट में एक एक परिस्थिति का ध्यान रखा गया है कि कैसे सभी राज्यों में ये व्यवस्था लागू करनी है और लागू करने के बाद यदि किसी राज्य की सरकार बीच में भंग हो गई तो उस स्थिति में कैसे चुनाव होगा। फिलहाल इस कानून को व्यापक विचार विमर्श हेतु संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया है। बीजेपी ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस को यह अधिकार बनता है कि वो राष्ट्रहित में अच्छा काम करें और उनका समर्थन करें, न कि विरोध। सबसे पहले सुनने में तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि एक राष्ट्र एक चुनाव, और वो भी अगर हो सकता है तो होना भी चाहिए था। लेकिन बीजेपी द्वारा ये करना, ये हम कैसे विश्वास कर दें जहां उत्तराखंड में पिछले कई 2 सालों से हम देख रहे हैं कि नगर निगम चुनाव उन्होंने 2 साल पीछे कर दिया, 6 कार्तिक के चुनाव हो नहीं पाए। उसके बाद अभी त्रिस्तरीय चुनावों पर जो है 6 महीने के बजाय 1 साल विलंब चल रहा है। जब वो इन 3 चुनावों को, इन छोटे छोटे चुनावों को एक साथ नहीं करा पाए, समय पर नहीं करा पा रहे, तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में एक राष्ट्र एक चुनाव की बात करें। ये भी एक जुमला है और लगता है कि आजकल बीजेपी के पास कोई ऐसी बात नहीं है कहने के लिए जिससे जनता उनकी तरफ ध्यान दे, इसीलिए उन्होंने ये जुमला फेंका है। देखिए, 1 नेशन 1 इलेक्शन जो लागू करने की बात करी जा रही है वो निश्चित तौर पर जनता को सीधा सीधा इससे फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि समय समय पर कभी पंचायत चुनाव, कभी निकाय चुनाव, कभी विधानसभा चुनाव, कभी सांसदीय चुनाव, ये चुनाव जब लगातार होते रहते तो इससे जो आने वाले कार्य होते हैं, जो सरकारी कार्य होते हैं, आचार संहिता लगने के कारण वो जनता के का लाभ में नहीं होते, उनको रोक दिया जाता है। फिर जब होते हैं चुनाव फिर उसको लागू कराया जाता है, तो बार बार जो ये आचार संहिता लगती है, नुकसान होता है। इन चीज़ों को भी देखा जाए तो निश्चित तौर पर 1 नेशन 1 इलेक्शन लागू होने से जनता को सीधे सीधे फ़ायदा मिलेगा, और बार बार जो चुनाव होने की प्रक्रिया है उससे जो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, उससे वित्तीय जो नुकसान हमें होता है उससे भी हम काफ़ी हद तक बचेंगे। बता दें कि भारत निर्माण के लिए इस ऐतिहासिक कदम बताते हुए उत्तराखंड भाजपा की तरफ से पूर्ण समर्थन दिया गया है। वहीं कोविड समिति की इस रिपोर्ट को देश की भावना बताते हुए देश हित में जरूरी बताया गया है। पार्टी का पक्ष रखते हुए कहा गया कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। परिस्थितिजन्य कारणों से केंद्र, राज्य और स्थानीय निकाय स्तर पर अलग अलग समय पर चुनाव कराए जाते हैं। इस व्यवस्था के कारण राजनीतिक अस्थिरता, विकास कार्यों में बाधा और अत्यधिक व्यय जैसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ऐसे में एक देश एक चुनाव का विचार इन समस्याओं का समाधान भी है और देश को नए समय के साथ नया आयाम देने वाला है। इसमें लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय के चुनाव चरणबद्ध तरीके से कराने की व्यवस्था है। बहरहाल अलग अलग समय में चुनाव होने से बार बार आचार संहिता लगती है। इसके चलते राज्यों के सारे काम भी ठप पड़ जाते हैं। जब भी चुनाव आता है तो बड़ी संख्या में कार्मिकों को मूल कार्य से हटाकर चुनाव ड्यूटी में लगाना पड़ता है। एक देश एक चुनाव सहमति बन जाती है तो इससे देश की अर्थव्यवस्था पर भी बड़ा असर देखने को मिलेगा। उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।